हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। हमारे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एथिक्स से संबंधित सिविल सेवा से जुड़े नैतिक मूल्यों के बारे में बातें कर ली थी और आज के वीडियो का टॉपिक भी कुछ उससे ही मिलता जुलता है। तो आज के लेक्चर में हम लोक प्रशासन में सिविल सेवा के मूल्यों तथा नैतिकता के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति का मूल्यांकन नैतिक मूल्यों की तीव्रता और उनके पालन के आग्रह के आधार पर किया जाता है। अब लोक प्रशासन में नैतिक मूल्यों को शामिल करने में विवाद मुख्यतः मूल्यों और तथ्यों का था। जिसमें नीति शास्त्र का संबंध मूल्य से था तो वहीं लोक प्रशासन का संबंध तथ्यों से देखा जाता था, जिसमें निर्णय और कार्यवाही जैसे कार्य आते थे। लेकिन अब वर्तमान में क्या हुआ कि समानता, न्याय, मानवाधिकार जैसे मूल्य लोक प्रशासन के अभिन्न अंग बन गए। इसीलिए लोक प्रशासन और नीति शास्त्र को अब एक साथ रखना स्वाभाविक हो गया था। चलिए तो इसी संदर्भ में अब जानते हैं कि प्रशासन में नैतिक स्थिति को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक या तथ्य कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला कारक आता है ऐतिहासिक कारक या हिस्टोरिकल फैक्टर। इसमें जो इतिहास में घटी घटनाएं हुई हैं और जो भी रचनाएं रची गई हैं उन्होंने वर्तमान की व्यवस्था की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल, भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जहां अनेक भ्रष्ट और अनैतिक नीतियों का वर्णन था, तो वहीं फिरोज शाह तुगलक का उदारता को भ्रष्ट रूप में प्रयुक्त करना और मुगल बादशाहों के द्वारा नजराना और बख्शीश लेना, जो कि रिश्वत का ही रूप माना जा सकता है, और साथ ही कॉर्नवालिस के द्वारा भारतीय प्रशासकों को बेईमान और चरित्रहीन कहा जाना, ये सभी कुछ इस तरह की घटनाएं थीं कि इसका परिणाम यह हुआ कि प्रशासन और समाज में भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता बढ़ती गई और यही अभिजात प्रशासनिक वर्ग के सृजन के रूप में सामने आया। तो इस तरह से ऐतिहासिक कारकों ने हमारी वर्तमान परिपाटी को प्रभावित किया है। अब दूसरा कारक आता है सामाजिक कारक या सोशल फैक्टर। आज के समाज में व्यक्ति मूल्यों से अधिक धन को अधिक महत्व देने लगे हैं। लोगों में साधन साध्य की पवित्रता का सिद्धांत रह ही नहीं गया है। इसीलिए अब धन कैसे भी कमाया गया हो, चाहे वह वैध रूप से या इलीगल रूप से कमाया गया हो, लोग बड़ी आसानी से ही उसे सामाजिक स्वीकृति देने लगे हैं। अर्थात समाज अब परिणाम सापेक्षवाद की ओर बढ़ रहा है। अगला फैक्टर आता है कानूनी कारक या लीगल फैक्टर। इसमें जब भी किसी सिस्टम में न्यायिक तंत्र शीघ्र और सुस्पष्ट न्याय प्रदान करता है तो प्रशासन में स्वतः ही नैतिकता की स्थिति मजबूत होती है। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन हो कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति को साक्ष्य के अभाव में छूट मिल जाए या देरी से न्याय हो, तो ऐसे अनैतिक कार्य करने वालों को स्वतः ही मनोबल मिलता है। आगे आता है राजनीतिक कारक। अब इसमें क्या होता है कि प्रशासनिक तंत्र को निर्देशन देने का कार्य करता है राजनीतिक तंत्र। तो इससे यह बात स्वाभाविक है कि राजनीतिक कारक भी लोक प्रशासन में मूल्यों को प्रभावित करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि प्रजातंत्र में समानता और बंधुत्व की भावना अधिक होती है, तो वहीं राजतंत्र या तानाशाही में आज्ञाकारिता की भावना जन्म लेती है। और इसी प्रकार भारतीय प्रजातंत्र में भी कुछ हद तक चुनावी व्यवस्था भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उत्प्रेरक में से एक मानी जा सकती है। अब आगे आते हैं आर्थिक कारक, जिसमें यदि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है जहां संसाधनों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा हो और आर्थिक असमानता व्याप्त हो, तो वहां पर नैतिक रहना आसान बिल्कुल नहीं होता। तो ये कुछ कारक थे जो लोक प्रशासन में नैतिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि भारतीय प्रशासन में जनरल एथिकल इश्यूज या समान नैतिक समस्याएं या मुद्दे कौन कौन से हैं। तो ये समस्याएं हैं भ्रष्टाचार, अभिजात और रूढ़िवादी वर्ग का सिविल सेवक होना। 1967 के बाद तटस्थ नौकरशाही नहीं बल्कि अब राजनीतिक नौकरशाही ने जन्म ले लिया है। नौकरशाहों पर राजनीतिक दबाव ज़्यादा होता है, जिसका कारण है क्रोनी कैपिटलिज्म और गठबंधन की सरकार। और अब हेल्दी वर्क कल्चर या कार्य संस्कृति भी नहीं देखने मिलती, जिसका परिणाम यह है कि अच्छे काम करने वालों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाता और यदि कोई काम नहीं करता तो उसे कोई अतिरिक्त हानि भी नहीं होती। और स्पष्ट आचरण संहिता का अभाव है, पारदर्शिता की कमी है, जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए कोई ढांचा नहीं है,
विसल ब्लोवर्स को सुरक्षा प्राप्त नहीं है और भ्रष्टाचार एक सिविल अपराध होता है, इसलिए भ्रष्टाचारियों के लिए दंड भी बहुत कम है। इन्हीं सब कारणों के चलते सेकेंड ARC ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कई प्रक्रियाएं भारत में अनावश्यक रूप से जटिल बनाई गई हैं और अधिकारियों के स्थानांतरण भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ई प्रशासन का प्रयोग भी अभी भी भारतीय प्रशासन में बहुत कम है। तो ये सारी थी भारतीय प्रशासन की नैतिक समस्याएं। अब जानते हैं कि नैतिक संशय या दुविधा या एथिकल डिलेमा क्या होता है। तो एथिकल डिलेमा ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास दो ऑप्शंस या विकल्प मौजूद होते हैं और दोनों ऑप्शंस एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं। मतलब दोनों को एक साथ चुनना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी यदि हम एक विकल्प चुनते हैं तो हमें पूर्णतः उससे संतुष्टि नहीं मिल पाती और यह भी है कि हमें एक ही विकल्प चुनना होता है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है एथिकल डिलेमा या दुविधा की कंडीशन। लेकिन अब हर तरह की कंडीशन नैतिक दुविधा नहीं हो सकती। नैतिक दुविधा में क्या होता है कि कम से कम उसका एक साइड नैतिक मूल्यों पर आधारित हो या फिर दोनों विकल्प अलग अलग नैतिक मूल्यों पर आधारित हो सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एथिकल डिलेमा दो तरह से हो सकता है। पहला है कि व्यक्ति के सामने व्यक्तिगत लाभ और नैतिक विकल्प मौजूद हों तो उसमें दुविधा होती है। जैसे किसी प्रशासक को किसी सड़क का निर्माण करवाना है, अब उसके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प कि वह उस रोड को बनवाए जो उसके माता पिता के घर के सामने से जा रही है और दूसरा विकल्प है कि वह उस रोड को बनवाए जो माता पिता के घर के सामने से तो नहीं जाती लेकिन बहुत से लोगों को उससे लाभ मिल सकता है। तो इस कंडीशन में प्रशासक के सामने दुविधा होती है कि वह स्वयं के व्यक्तिगत लाभ को देखे या नैतिक मूल्यों के अनुसार कार्य करे। नैतिक दुविधा का दूसरा प्रकार है विभिन्न नैतिक मूल्यों में दुविधा। इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं। पहला कि प्रशासक अधिकारी का आदेश माने या जनता के फायदे की बात करे। दूसरा कि प्रशासक कानून को फॉलो करे या किसी कर्मचारी विशेष के धार्मिक मूल्य को उसे अपनाने दे। इसमें ऐसी कंडीशन होती है ना कि किसी विशेष धर्म से संबंधित कोई कर्मचारी है तो वह यदि कानून के चलते अपने धार्मिक परिधान को धारण ना कर पाए तो इस कंडीशन में प्रशासनिक अधिकारी क्या निर्णय लेगा यह भी दुविधा की कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा किसी गरीब कर्मचारी को घूस लेते हुए पकड़ना यह भी दुविधा का कारण बन सकता है। अब प्रशासक के सामने यह विभिन्न कारणों से जो दुविधाएं हो रही हैं उसका समाधान क्या होगा वो देखते हैं कि यदि कोई निश्चित कानून है और उसके संदर्भ में नियम और विनियम बनाए गए हैं तो प्रशासक को उसके अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। अगर प्रशासक को निर्णय लेने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है तो उसे अपने मूल्यों में ऑब्जेक्टिविटी देखते हुए कार्य करना चाहिए। जैसे यदि मित्र और समाज की बात है तो मित्र को कम महत्व देकर समाज को अधिक महत्व देना चाहिए। परिवार और देश में परिवार को कम महत्व देकर देश को अधिक महत्व देना चाहिए। इसके अलावा अपने निर्णय लेते समय आपके पूर्व के अधिकारी ने किस तरह से निर्णय लिया था तो उस प्रक्रिया को बेस बनाकर आपको निर्णय करना चाहिए। अब आगे कुछ अन्य दुविधाओं की बात करते हैं जिसमें पहले देखते हैं सामान्य नैतिक दुविधा क्या है। इसमें हाँ या ना की कंडीशन होती है। जैसे कि कोई प्रशासक सोचता है कि रिश्वत लूँ या नहीं, भ्रष्टाचारी की शिकायत करूँ या नहीं, व्यक्तिगत कार्य के लिए बाहर जाने पर औपचारिक छुट्टी लूँ या नहीं, गरीब लेकिन भ्रष्ट कर्मचारी पर कार्यवाही करूं या नहीं, विभाग के मंत्रियों और राजनेताओं से सकारात्मक संबंध रखूं या नहीं, और साथ ही भविष्य में लाभ के लिए किसी निजी कंपनी को लाभ पहुंचाऊं या नहीं। ये सारी कुछ सामान्य नैतिक दुविधाएं हैं। तो ये सारी बातें तो हो गई प्रशासन से संबंधित। अब आगे देखते हैं कि निजी संस्थाओं में किस तरह की नैतिक दुविधाएं होती हैं। तो दो तरह से नैतिक दुविधा देखी जाती है। पहला है मालिकों की नैतिक दुविधाएं। इसमें मालिक सोचता है कि स्टाफ यदि ओवर टाइम करता है तो उसको आर्थिक सुविधा दी जाए या नहीं, कंपनी का लाभ देखा जाए या सामाजिक दायित्व के तौर पर पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हुए कंपनी के कार्य निश्चित किए जाएं, कर्मचारियों के हित के लिए एसी लगवाए जाए या फिर व्यापक सामाजिक हित के लिए घरों में बिजली बचाने के लिए या फिर प्रदूषण को बचाने के लिए एसी ना लगवाए जाएं। इसके अलावा कर्मचारियों का चयन किस तरह से करें, अधिक योग्य और कम नैतिक कर्मचारी को महत्व दें या फिर कम योग्य और ईमानदार कर्मचारी को महत्व दें।
या फिर सिर्फ योग्यता को महत्व दिया जाए, या फिर योग्यता के साथ साथ सामाजिक न्याय को भी महत्व देना होगा। इसके अलावा क्या कस्टमर को उत्पाद या प्रोडक्ट से संबंधित सारी अच्छाइयाँ और साथ साथ पूरी बुराइयाँ भी बताई जाएं। और जब प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियां टैक्स की चोरी कर रही हो तो क्या हमें ईमानदारी से टैक्स चुकाना चाहिए? तो ये सारी दुविधाएं होती हैं निजी कंपनियों के मालिकों के मन में। और इसी प्रकार कुछ दुविधाएं कर्मचारियों में भी पाई जाती हैं, जैसे कि कर्मचारी अपना हित देखें या कंपनी का हित देखें, अच्छा काम करें या उच्च अधिकारियों से, उच्च कर्मचारियों से अच्छे संबंध बनाएं। इसके अलावा यदि कोई अन्य कंपनी अच्छा पैकेज देती है तो क्या उसे स्वीकार करें या ना करें। ये दुविधाएं कर्मचारियों के मन में चलती रहती हैं। चलिए अब अगले टॉपिक में नैतिक चिंताओं के बारे में बात करते हैं। तो नैतिक चिंता का मतलब है कि ऐसे कार्य जिसे करने से भले ही कर्ता के मन में कोई नैतिक दुविधा उत्पन्न नहीं होती, या फिर बेशक उस कार्य से किसी कर्मचारी या संगठन के लाभ क्यों न उत्पन्न हो रहे हों, लेकिन यदि वह कार्य किसी नैतिक पक्ष का उल्लंघन करते हैं तो ऐसी स्थिति को नैतिक चिंता कहा जाता है। अब इन नैतिक चिंताओं के कुछ प्रकार इस तरह हैं। पहला है शासन या राजनीतिक में नैतिक चिंता, जिसके अंतर्गत सरकार की कुछ नीतियां या कार्यवाहियां कुछ इस तरह की भावनाओं को प्रभावित करती हैं, जैसे कि संविधान की मूल भावना, वितरण मूलक न्याय की प्रक्रिया, जनता पर उचित नियंत्रण, सामाजिक हित, बाजार और आर्थिक नियमों से सरकार को प्रभावित होने से बचाना। तो इन सारी प्रक्रियाओं को यदि सरकारी नीतियां प्रभावित करती हैं तो यह गवर्नेंस और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में नैतिक चिंता का विषय बन जाता है। नैतिक चिंता का अगला प्रकार है प्रशासन में नैतिक चिंता। इसके अंतर्गत कुछ इस तरह के कार्य आते हैं कि धोखाधड़ी या फ्रॉड, जिसमें जानबूझकर, झूठ बोलकर, सच छिपाकर, धन या अन्य लाभ कमाकर, नकली टीएडीए बनवाकर, नकली एलटीसी का दावा करके आदि तरीकों से धोखाधड़ी की जाती है। इसके अलावा सरकारी संपत्ति की चोरी और दुरुपयोग करके, जैसे विभिन्न चारा या 2G स्पेक्ट्रम घोटाले हुए हैं। इसके अलावा सरकारी संपत्ति का व्यक्तिगत हित में प्रयोग करना, रिश्वत लेना, अपने ऊंचे संपर्कों का फायदा उठाना और किसी संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए गोपनीय जानकारी को लीक करना, सार्वजनिक हित की जगह किसी एक कर्मचारी के हित को लाभ देना, परवर्ती नियोजन के लिए दुराचार करना, मतलब जब रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद यदि कोई लाभ कमाना है तो जब नौकरी में है व्यक्ति तो उसी समय किसी कंपनी को लाभ पहुंचाकर अपना पद उस कंपनी में सुरक्षित कर लेता है। इसे परवर्ती नियोजन कहा जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं ही प्रशासन में नैतिक चिंता को बढ़ावा देती हैं। अब आगे बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में या निजी उद्यमों में किस तरह की नैतिक चिंताएं पाई जाती हैं। तो संगठित क्षेत्र के उद्यमों में अक्सर सरकार की नीतियों को बदलने का प्रयास करना, राजनीतिक संपर्कों से धोखाधड़ी करना, ये सारे कार्य, और असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रम, नौकरी की कम सुरक्षा, बड़े स्तर पर यौन उत्पीड़न, वेतन में अतिरिक्त सुविधाओं का उत्पन्न ना होना, काम की उपयुक्त कार्य स्थिति ना होना और अक्सर कर्मचारियों का खुद की कंपनी स्टार्ट कर देना, ये सारी प्राइवेट एंटरप्राइजेस से संबंधित नैतिक चिंताएं हैं। अब आगे बात करते हैं कि इन नैतिक चिंताओं का समाधान किस तरह से किया जा सकता है। तो किसी भी संस्था में नैतिक मूल्यों के मनोवैज्ञानिक तरीकों के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्हें ट्रेनिंग और प्रशिक्षण में सिविल सेवा के मूल्य सिखाने चाहिए, जैसे वंचित वर्गों और गांव से संपर्क रखना। साथ ही साथ भ्रष्टाचार जैसे मामले को फौजदारी अपराध के समान ही दंड दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों का नैतिक स्तर पर नियमित मूल्यांकन और रिपोर्टिंग और इनके अनुसार ही उसकी पदोन्नति की जानी चाहिए। और कार्यालय में समुचित कार्य संस्कृति का भी विकास होना चाहिए। इन सब कार्यों के चलते हम नैतिक चिंताओं का समाधान कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब आगे बात करते हैं नैतिक मार्गदर्शन के विभिन्न स्रोतों के बारे में। तो इसमें विधि या कानून, नियम विनियम या अंतरात्मा, ये सारे स्रोत होते हैं नैतिक मार्गदर्शन करने के। ये सभी कारक हैं जो हमारा नैतिक मार्गदर्शन करते हैं। अब डिटेल में सबसे पहले बात करते हैं लॉ, विधि या कानून के बारे में। तो लॉ शब्द मूलतः लिगैर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बांधना। तो इसका सीधा मतलब हो जाता है कि विधि या कानून जो है वह अपने मूल अर्थ में ही बंधनकारी है। अर्थात कानून यह बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अब अच्छे कानून या विधि के कुछ गुण होते हैं, वे इस प्रकार हैं।
विधि हमेशा सामान्य हित के पक्ष में होनी चाहिए, ना कि किसी वर्ग विशेष के हित में। विधि हमेशा मानवीय प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। सभी के लिए इसका पालन करना सरल और संभव होना चाहिए। यह उचित प्रक्रिया के द्वारा बनी होनी चाहिए और कानून लागू होने से पहले इसकी जानकारी जनता को पूर्णता दी जानी चाहिए, ताकि वह अज्ञानतावश विधि का उल्लंघन ना कर सके। यह विधि जनता के किसी भी वर्ग के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए और कानून के माध्यम से व्यक्ति को उनके अधिकार और दायित्व न्यायोचित ढंग से प्रदान किए जाने चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो एक कानून में होनी चाहिए। अब आगे विधि किस सोपान क्रम में होती है उसकी बात करते हैं। यहाँ सोपान क्रम का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को किस तरह से अपनी विधियों का चयन करना चाहिए। मतलब दो कानूनों के बीच यदि अंतर विरोध होता है तो वह किस कानून को प्रेफरेंस देगा पहले। तो सबसे पहले इस सोपान क्रम में आता है प्राकृतिक विधि, फिर आता है संवैधानिक विधि, फिर उसके बाद सांविधिक विधि और उसके बाद आता है नियम तथा विनियम। तो न्यायिक निर्वाचन के आधार पर इन सोपान क्रम में विधि का पालन होना चाहिए और यदि ऐसा संभव नहीं होता तो उस कंडीशन में अंतरात्मा को फॉलो करना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं कि सामाजिक परंपरा और कानून मतलब सोशल कस्टम्स और लॉ के बीच क्या संबंध होता है। तो कानून भी समाज के साथ साथ ही विकसित होता है और कभी कभी सामाजिक परंपराएं भी कानून बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल विवाह एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट, ये सारे कुछ ऐसे एक्ट हैं जो सामाजिक परंपराओं से ही प्रेरित हुए हैं। अब इसके बाद कई परंपराएं ऐसी भी हैं जो किसी वर्ग विशेष में भेदभाव करती हैं, तो उनके विरुद्ध भी कानून बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल SC/ST एक्ट 1989, शारदा एक्ट, CRP एक्ट 1955, हिंदू कोड बिल 1955। तो ये सारे एक्ट सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए बनाए गए थे। चलिए अब जानते हैं कि नियम या रूल्स क्या होते हैं। तो जैसे नियम को इंग्लिश में रूल कहते हैं, तो रूल करने का तो मूल भाव ही होता है शासन करना। अब ये नियम और कानून दोनों समान ही प्रतीत होते हैं, दोनों में ही लगभग एक सी तीव्रता और एक सा प्रभाव होता है। लेकिन इनमें अंतर यह है कि कानून प्रायः राज्य के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन नियम अन्य राज्य के अंग तथा निजी संस्था भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि उनके द्वारा बनाए गए नियम राज्यों के कानूनों का उल्लंघन नहीं करने चाहिए। अब नियमों से संबंधित ही एक तथ्य है जो है प्रत्यायोजित विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यह वह कंडीशन है जब विधायिका द्वारा कार्यपालिका को किसी कानून से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दे दी जाती है और इसके लिए एक प्रत्यायोजन समिति होती है जो इस बात की देखरेख करती है कि कोई नियम मूल कानून से असंगत तो नहीं है। इसके एग्जाम्पल हैं भारतीय नागरिकता एक्ट के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए बनाए गए नियम। अब आगे देखते हैं कि विनियम या रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो रेगुलेट करने का मूल भाव ही होता है कि सीमित रूप से नियंत्रित करना। यह नियमों की तुलना में एक विनम्र अभिव्यक्ति होती है और इसमें कार्य करने वाले को कुछ मात्रा में स्वायत्तता दी जाती है। और कभी कभी जब नियम स्पष्ट नहीं होते ना, तो विनियम बना दिए जाते हैं ताकि उन नियमों को स्पष्टता बताया जा सके। तो इससे पहले जो हमने सारी बातें की उसमें हमने कानून, नियम और विनियम तीनों क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या होता है उसके बारे में बात कर ली। अब आगे बात करते हैं कानून के प्रयोगों से जुड़े नैतिक संशय के बारे में। मतलब कानून को यूज करने के लिए एथिकल डाउट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला आता है कि यदि कानून व्यक्तिगत हितों के विरुद्ध है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो अपने हितों के विरुद्ध होने पर भी व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कानून बना रहा है या जो भी कानून निर्माता है उसे आपने ही तो वोट देकर चुना है ना। इसका मतलब यह हुआ कि कानून आपने ही बनाया है। और यह बात भी है कि कोई भी कानून सभी के लिए एक साथ लाभ पहुंचाने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे भारत में विविधता कितनी है। अब सबकी कंडीशन फुलफिल हो ये ज़रूरी तो नहीं। और ये भी हो सकता है कि जिस कानून को आप अपने लिए गलत समझ रहे हो वो आपके ही हित में हो। और आपको कानून इसलिए भी फॉलो करना चाहिए क्योंकि कानून का शासन अपने आप में ही सभ्य समाज की शर्त होता है। यदि आप सभ्य समाज में रहना चाहते हैं तो कानून को अवश्य फॉलो करें।
अब आगे एथिकल डाउट की दूसरी कंडीशन है कि कानून का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए। तो यदि कानून नैतिकता का सीधे सीधे उल्लंघन कर रहा है और न्यायपालिका ने उसकी व्याख्या भी नहीं की है, और साथ ही यदि उसके प्रयोग से नैतिकता का संकट और ज़्यादा गहरा हो जाता है, और तो और यदि वह कानून किसी विचारधारा से प्रेरित है, जैसे कि पितृसत्तात्मक विचारधारा से प्रेरित कानून महिलाओं के लिए सही नहीं होता, तो इनमें से किसी भी कंडीशन के होने पर उस कानून का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब अगला एथिकल डाउट आता है कि यदि कानून अनैतिक है तो क्या करना चाहिए। तो इसमें पहले तो लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करना चाहिए और फिर जनहित याचिका का सहारा लेना चाहिए। अब इसी कंडीशन में यदि कानून अनैतिक है तो एक सिविल सेवक क्या करेगा वो जानिए। तो इसमें पहला है कि यदि न्यायपालिका ने उस कानून को स्वीकार किया है तो सिविल सर्वेंट को उस कानून को लागू करवाना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि यदि न्यायपालिका ने कानून को स्वीकार नहीं किया है बल्कि न्यायालय में वह कानून लंबित है, तो उसके लिए इस तरह की टिप्पणी होनी चाहिए कि चूंकि मामला न्यायालय की समीक्षा का विषय है इसीलिए कार्यवाही को लंबित रखा जाएगा। अब तीसरी कंडीशन आती है कि यदि सिविल सेवक की राय होती है कि न्यायपालिका उस कानून को खारिज ही कर देगी, तो उसके लिए सिविल सेवक के सामने दो तरह के विकल्प होंगे। पहला कि वह खुद संबंधित फाइल पर या नई फाइल पर नोटिंग में यह सुझाव दे सकता है कि कानून पर अत्यधिक विवाद को देखते हुए क्या मंत्रालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि एक बार स्वयं उसकी न्यायिक समीक्षा करा ली जाए, क्योंकि अगर बाद में विपरीत निर्णय आता है तो हजारों मामलों में सरकार को पुनः कार्यवाही करनी होगी। इस तरह की नोटिंग कर सकता है उस कानून के मामले में सिविल सेवक। और नहीं तो दूसरे विकल्प में यदि सिविल सेवक किसी एनजीओ या गैर सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ है तो वह उस एनजीओ को अपना वैचारिक समर्थन दे सकता है न्यायालय में उस कानून के विरुद्ध जाने के लिए। तो ये सारी बातें थी एथिकल डाउट्स के बारे में। अब आगे बात करते हैं अंतरात्मा या कंसाइंस क्या होता है। तो बटलर के अनुसार अंतरात्मा के दो पक्ष होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, जो यह बताता है कि किसी निश्चित स्थिति में कौन सा नियम या कर्म नैतिक होता है और कौन सा नियम या कर्म अनैतिक। और ज्ञानात्मक पक्ष अपनी प्रकृति में ही बौद्धिक ज्ञान या साक्षात ज्ञान है, इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब बटलर ने अंतरात्मा का दूसरा पक्ष बताया है अधिकारात्मक पक्ष। इसमें क्या होता है कि जब भी व्यक्ति कोई नैतिक मूल्यों के विपरीत कार्य करता है तो उस पर एक दबाव बनता है कि वह अंतरात्मा के निर्णय को स्वीकार करे और उसी के अनुसार कार्य करे। अब व्यक्ति में जो भी अन्य पक्ष होते हैं जैसे आत्म प्रेम, परोपकार, विशिष्ट प्रवृत्तियां, इन सब से बढ़कर होता है अंतरात्मा का पक्ष। इसमें जब भी कोई व्यक्ति अनैतिक कर्म कर रहा होता है तो उसे उसका कंसाइंस कहता है कि यह काम सही नहीं है, इसे मत कर, और इसी के चलते व्यक्ति को अपराध बोध भी होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है कि बार बार अंतरात्मा का उल्लंघन यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस पर अंतरात्मा का दबाव बहुत कम हो जाता है या समाप्त ही हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई एक चोर है, वह पहली बार चोरी करेगा तो उसे बुरा लगेगा और अंतरात्मा के दबाव के कारण उसे अपराध बोध भी होगा। लेकिन जब वह चोरी का काम लगातार करते रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उस पर अंतरात्मा का दबाव ही खत्म हो जाएगा। चलिए अब आगे अंतरात्मा से जुड़े विभिन्न मत के बारे में जानते हैं। तो ईसाई धर्म शास्त्री मानते हैं कि अंतरात्मा आपके मन के भीतर की आवाज़ होती है, यह साक्षात ईश्वर की आवाज़ होती है। इसके अलावा दार्शनिक कांट कहते हैं कि जब आपके मन में वासना और विवेक का द्वंद्व चलता रहता है, मतलब जब आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए या फिर विवेक से काम लेना चाहिए, तो इस कंडीशन में आपके मन के भीतर से ऐसी आवाज़ जब उठे कि हे मनुष्य, कर्तव्य का रास्ता चुन, वासना का नहीं, तो इस आवाज़ को ही अंतरात्मा की आवाज़ कहा है कांट ने। आगे कीकेगार्ड और सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि अपने निर्णय स्वयं लेना, और सबसे अच्छा निर्णय वही होता है जो अंतरात्मा के अनुरूप हो। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड ने अपने सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट को ही अंतरात्मा कहा है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि सुपर ईगो या अंतरात्मा का विकास सामाजिकरण द्वारा किया जा सकता है। आगे बात करते हैं अंतरात्मा के प्रकार या भेद के बारे में, जिसमें पहला आता है त्रुटिहीन अंतरात्मा, जिसके अंतर्गत अंतरात्मा के नियम का सही प्रयोग किया जाता है। दूसरा है त्रुटिपूर्ण अंतरात्मा,
इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी अंतरात्मा का प्रयोग आंतरिक तरीके से करता है, जो कि शायद उस परिस्थिति के आलोक में सही नहीं होता। इस कंडीशन में व्यक्ति अंतरात्मा के मूल भाव को नहीं समझ पाता। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि कोई पशु दर्द से तड़प रहा है और तब भी आपकी अंतरात्मा कह रही है कि इसे मारना अनैतिक होगा, तो यह एक त्रुटिपूर्ण अंतरात्मा होगी, क्योंकि उस कंडीशन में यह निर्णय लेना सबसे उचित होगा कि उस दर्द से मुक्त करने के लिए उस पशु को मार दिया जाए, ना कि उसे तड़पते हुए स्वाभाविक मौत के लिए छोड़ दिया जाए। अगला प्रकार आता है सुनिश्चित अंतरात्मा या सर्टेन कंसाइंस। इसमें यदि अंतरात्मा का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट और एक तरफा होता है तो वह सुनिश्चित अंतरात्मा कहलाती है। चौथा है संभावित अंतरात्मा। इस कंडीशन में निर्णय पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाता। अंतरात्मा एक पक्ष की तुलना में दूसरी ओर साफ तौर पर झुकी हुई होती है। फिफ्थ आता है संशयात्मक या डाउटफुल कंसाइंस। इसमें दो बराबर निर्णय अंतरात्मा को लगभग बराबर रूप से प्रभावित करते हैं। इसमें पहली कंडीशन आती है पराजय अज्ञान की, जहां पर कुछ विशेष जानकारियां जुटाकर या अन्य तरीकों से डाउट को समाप्त किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन है अजेय अज्ञान या इनविंसिबल इग्नोरेंस की, जहां पर हम कितनी भी जानकारी जुटा पाएं, डाउट कभी भी क्लियर नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। अब अंतरात्मा का अगला भेद होता है प्रबुद्ध अंतरात्मा या एनलाइटेंड कंसाइंस। इसमें क्या होता है कि व्यक्तियों को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि यदि व्यक्ति को कोई नियम पता भी नहीं होता, तब भी वह अपनी सूझबूझ से अनुमान कर लेते हैं कि किसी विषय से संबंधित नियम की प्रकृति क्या हो सकती है। तो ये सारे थे अंतरात्मा के भेद। अब देखते हैं कि कानून और अंतरात्मा में क्या संबंध होता है। तो जहां कानून सामान्य नियम होता है जिसकी स्थापना बाह्य दबाव के माध्यम से या दंड के माध्यम से की जाती है और जिसमें वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, तो वहीं अंतरात्मा सामान्य भी हो सकती है और विशेष स्थिति के लिए भी हो सकती है। यह किसी भी व्यक्ति के अंदर आंतरिक दबाव या आत्मग्लानि से संबंधित होती है और इसमें आत्मनिष्ठता अधिक पाई जाती है। मतलब अंतरात्मा की आवाज अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग रूप से वैरी करती है। अब आगे जानते हैं कि किसी भी निर्णय को लेते समय हमें कहाँ अंतरात्मा का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे मामले जहां अधिकारियों के पास विवेकाधीन शक्तियां हो और उनके पास अधिकतम से न्यूनतम तक सजा देने का अधिकार हो, तो उन्हें अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार ही निर्णय लेने चाहिए। इसके अलावा ऐसी कंडीशन है जहां पर कोई कानून, नियम या विनियम पूर्णतः स्पष्ट नहीं है और तार्किक तरीके से उनकी एक से अधिक व्याख्या हो सकती है, तो इस समय भी अंतरात्मा की आवाज़ निर्णय लेने में बहुत सहायक होती है। इसके अलावा यदि कहीं कोई कानून, नियम या विनियम उपस्थित ही ना हो और उस कंडीशन का कोई पहले से उदाहरण भी उपलब्ध ना हो, या फिर कानून, नियम, विनियम संख्या में इतने अधिक हों कि उन्हें याद कर पाना कठिन हो, तो ऐसी सारी कंडीशंस में अंतरात्मा की आवाज़ को ही सुनकर निर्णय करने चाहिए। अब आगे जानते हैं कि अंतरात्मा के प्रयोग करते समय किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पहला तो हर अधिकारी को अपने नैतिक मूल्यों की आत्मा को समझना चाहिए। मतलब अपने विवेक क्षमता को इतना विकसित कर लेना चाहिए कि जब भी वे कोई निर्णय लें तो वह अंतरात्मा की समुचित निर्णय पर ही पहुंचे। मतलब अधिकारियों में नैतिक मूल्यों की इतनी समझ विकसित हो जाए कि निर्णय लेते समय उनसे गलती ना हो। फिर यदि एक निश्चित अंतरात्मा हो तो उसका प्रयोग करना ही चाहिए, लेकिन यदि मामला किसी के जीवन से संबंधित हो तो किसी योग्य वरिष्ठ व्यक्ति या मित्र से सलाह भी लेनी चाहिए। अब आगे यदि अंतरात्मा का निर्णय संभावना के रूप में होगा तो कुछ अन्य जानकारियां एकत्रित करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर लेना चाहिए, या फिर यदि जानकारी उपलब्ध नहीं है तो थोड़ा बहुत खतरा उठा लेना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि अंतरात्मा संशय से युक्त होती है तो भी उसे निश्चितता के स्तर तक लाने का प्रयास करना चाहिए, और ये प्रयास जानकारी जुटाकर, प्रबुद्ध व्यक्तियों की सलाह लेकर, सामाजिक परंपराएं, अन्य देशों के उदाहरण, संविधान की मूल भावना आदि के माध्यम से किए जा सकते हैं। तो ये सारी बातें थी अंतरात्मा से संबंधित। अब आगे सिविल सर्विसेज की वैल्यूज से संबंधित ही एक टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, मतलब उत्तरदायित्व और नैतिक शासन। अब यह जो पूरा टॉपिक है ना,
इसके बारे में हमने गवर्नेंस के पहले लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है। वह लेक्चर आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसमें आपको उत्तरदायित्व क्या होता है, उत्तरदायित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं और साथ ही उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के कौन कौन से उपाय होते हैं, इन सभी के बारे में जानकारियां उस लेक्चर में मिल जाएंगी। तो अब आगे अगले टॉपिक में जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे या एथिकल इश्यूज कौन कौन से होते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें कि यदि पूरी पृथ्वी के नैतिक शुभ की बात की जाए तो वह सिर्फ विभिन्न देशों के आपसी सहयोग के कारण हो सकता है, और यदि आपसी सहयोग नहीं होता तो आतंकवाद और युद्ध जैसे अनैतिक अशुभ पैदा होते हैं। और हमारे देश के पड़ोस में ही सहयोग के कुछ उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं कि बिहार की बाढ़ को रोकने के लिए नेपाल का सहयोग, और यदि हमारा पड़ोसी राष्ट्र आतंकवाद को प्रशिक्षण देना रोक दे तो यह बड़ा सहयोग होगा। तो इस तरह के कुछ मुद्दे होते हैं नैतिकता से जुड़े हुए इंटरनेशनल रिलेशन में। अब आगे देखें कि इसी इंटरनेशनल रिलेशन में नैतिकता से जुड़े हुए प्रश्न कुछ इस तरह के होते हैं। क्या किसी राष्ट्र का अस्तित्व नैतिक है, और किन परिस्थितियों में किसी राष्ट्र के द्वारा युद्ध करना, राजनयिक संबंधों को तोड़ना, परमाणु युद्ध करना तथा रासायनिक या जैविक हथियार का प्रयोग करना नैतिक सिद्ध हो सकते हैं। मतलब किन परिस्थितियों में इन सारे कृत्यों को नैतिक माना जाएगा। इसके अलावा यदि कोई देश मानवाधिकार का उल्लंघन करता है तो क्या उस देश की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए या नहीं। तो इस तरह के प्रश्न उठते हैं अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से जुड़े हुए। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कुछ अलग अलग और प्रमुख विचारधाराएं होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जो है यथार्थवाद या रियलिज्म। तो रियलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अराजकता होना स्वाभाविक ही है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कोई सिस्टम से नहीं चल सकता। इसीलिए किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केवल अपने हितों को ध्यान देना चाहिए और सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। और यथार्थवाद के अनुसार जो नैतिकता है वह सिर्फ एक विलासिता है। ये सारे विचार हैं यथार्थवाद के, जिसमें हमें फांसीवाद और स्वेच्छा तंत्रवाद के विचार एक साथ दिखाई देते हैं। अब अगली विचारधारा आती है आइडियलिज्म या आदर्शवाद। तो जब गांधीवाद और नेहरू के समाजवाद के विचार मिल जाते हैं तो वह आदर्शवाद का रूप ले लेता है। तो आदर्शवादी विचारधारा राष्ट्रवाद की समर्थक होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और यूएनओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों को महत्वपूर्ण मानते हैं, और यह भी कहते हैं कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। अब अगली विचारधारा आती है विश्व नगरवाद या कॉस्मोपॉलिटनिज्म। यह विचारधारा ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ उभरी है। चूंकि ग्लोबलाइजेशन के चलते विभिन्न देशों के नागरिक प्रत्येक देश में रहते हैं, इसलिए सरकार के निर्णय ऐसे होने चाहिए जो सभी संस्कृति के लोगों के द्वारा स्वीकार्य हों। यह विचार है विश्व नगरवाद के। अगली विचारधारा है जीवन दृष्टिकोण की समानता, इक्वलिटी इन लाइफ अप्रोच। इसमें अपने देश के नागरिकों को वरीयता न देकर विश्व के सभी नागरिकों को बराबर माना जाता है और विश्व में दमन तथा शोषण का विरोध किया जाता है। इसीलिए इसका नाम है इक्वालिटी ऑफ लाइफ अप्रोच। अब बात करते हैं मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद के बारे में। यह विचारधारा पूंजीवाद का विरोध और राष्ट्रवाद का भी विरोध करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रवाद की समर्थक है और गरीबों तथा अमीरों के मध्य संघर्ष को महत्वपूर्ण मानती है, और यह कहती है कि गरीब देशों को अमीर देशों से अपना हक मांगना चाहिए। अगली विचारधारा आती है गांधीज्म या गांधीवाद, और गांधीवादी विचारधारा भी अहिंसा और राष्ट्रवाद की समर्थक है। इनका मानना है कि युद्ध करना अपने मूल स्वरूप में ही अन्यायपूर्ण होता है, क्योंकि साध्य की पवित्रता से साधन की पवित्रता निर्धारित नहीं की जा सकती। यह जो साधन साध्य का सिद्धांत है, यह हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और यदि आपको गांधीवाद को डिटेल में समझना है तो वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। अब गांधीवादी विचारधारा वैश्विक शांति की बात करती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रवाद, वैश्विक सरकार और निःशस्त्रीकरण जरूरी माना जाता है। गांधीवादी विचारधारा का मानना है कि राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद की पहली आवश्यकता होती है। मतलब पहले राष्ट्रवाद आएगा तभी तो अंतर्राष्ट्रवाद का जन्म होगा। अब अगली विचारधारा है
फासिज्म या फासीवाद यह एक कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा है जिसका राष्ट्रवाद नस्ल, धर्म और भाषा पर आधारित होता है। यह अन्य धर्म या नस्लों के प्रति क्रूरता रखते हैं और यदि अपने धर्म और समुदाय के कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी देश में हो, उनके प्रति प्रतिबद्धता अवश्य ही रखते हैं। मतलब यह एक कट्टरता को फॉलो करने वाली विचारधारा होती है जो नस्ल, धर्म और भाषा पर आधारित समानता को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगली विचारधारा है स्वेच्छा तंत्रवादी या लिबर्टेरियनिज्म। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार केवल आर्थिक हित होता है। ये मुक्त व्यापार के या मुक्त बाजार के समर्थक होते हैं और ये किसी भी प्रकार के संबंध में नैतिकता को नहीं मानते बल्कि आर्थिक हितों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये सारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित विचारधाराएं थीं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की और जानते हैं कि उससे संबंधित मुद्दे या इश्यूज कौन कौन से हैं। इसमें पहला है विश्व की साझी संपत्ति का प्रबंधन और विनियमन। इसमें उच्च सागर या हाई सीज या मुक्त सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र के अनक्लॉज का उल्लंघन करने का मुद्दा, साथ ही अंटार्कटिका क्षेत्र जहां संधि के अनुसार सिर्फ अनुसंधान कार्य किए जाने चाहिए, वहां पर विभिन्न देश अपने संसाधनों और क्षेत्रों का दावा करते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में जो डेब्रिस या अंतरिक्ष कचरे की समस्या है उसका मुद्दा, ये सारे विश्व की साझी संपत्ति के प्रबंधन और विनियमन से संबंधित कुछ इशूज हैं। अगला आता है पर्यावरणीय संकट या एनवायरमेंटल क्राइसिस। इसमें ग्लोबल वार्मिंग होने पर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ना होना और आर्थिक सहायता उपलब्ध ना किया जाना, यह भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का मुद्दा है। अगला आता है निःशस्त्रीकरण, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समानता का उल्लंघन किया जाना, जैसे ईरान पर लगे प्रतिबंध और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का स्वायत्त न होकर विभिन्न विकसित देशों के द्वारा प्रभावित होना, यह मुद्दे आ जाते हैं। अगला मुद्दा है मानवाधिकार से संबंधित। इसमें विभिन्न देशों के भीतर कुछ समुदायों के साथ उत्पीड़न की घटना देखने मिलती है, जैसे चीन में तिब्बत में रह रहे समुदाय, पाकिस्तान के बलूच समुदाय आदि इसके उदाहरण हैं। और ये उत्पीड़न तो हो रहे हैं, लेकिन उस पर भी विभिन्न देशों का चुप रहना एक बड़ा नैतिक मुद्दा हो जाता है। इसके अलावा मानवाधिकार के मुद्दे में राजतंत्र और तानाशाही देशों के साथ अन्य देशों का संबंध रखना, विदेशों द्वारा फंड किए जाने वाले एनजीओज का मानवाधिकार के मुद्दे पर सरकार और जनता के मध्य अविश्वास का माहौल बनाना, ये सारे मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के मुद्दे हैं। आगे आते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार या आईपीआर से संबंधित मुद्दे। इसमें विकसित देशों के पास अधिक पेटेंट होने के कारण उसका वे लाभ कमाते हैं और गरीब देश और गरीब होते जाते हैं। और नैतिकता के अनुसार तो दवाइयाँ जैसी वस्तुओं में छूट दी जानी चाहिए। इसके अलावा आईपीआर में विकासशील देशों द्वारा पेटेंट या कॉपीराइट का उल्लंघन करना भी नैतिकता का मुद्दा है। आगे व्यापार संबंधी समझौते में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील देशों द्वारा विशेष छूट की मांग करना, ये सारे मुद्दे थे अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता या इंटरनेशनल एथिक्स से संबंधित। अब आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय निधि पोषण या इंटरनेशनल जो फंडिंग होती है उससे संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं। अब इंटरनेशनल फंडिंग वह होती है जो विदेशों या बहुराष्ट्रीय स्रोतों से प्राप्त धन होता है। इसका उद्देश्य सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। अब इसमें कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें इंटरनेशनल फंडिंग विभिन्न शर्तों के आधार पर होती है, लेकिन यह शर्तें कई बार अनैतिक भी सिद्ध होती हैं, जैसे उच्च ब्याज दर का लगाना, निजीकरण या फिर व्यापार में उस देश को प्रेफरेंस देना जो आपकी इंटरनेशनल फंडिंग कर रहा है। ये सारे कार्य उपनिवेशवाद को जन्म देते हैं, जिससे कि लोकतांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे इस प्रकार हैं। पहला है क्लिनिकल ट्रायल या नैदानिक परीक्षण, जिसमें क्या होता है कि विकसित देशों के पास टेक्नोलॉजी होती है और विकासशील देशों के पास ह्यूमन रिसोर्स होता है, और इसी का फ़ायदा विकसित देश इस प्रकार उठाते हैं कि विकासशील देशों के व्यक्तियों के ऊपर वे परीक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए विकासशील देशों के व्यक्तियों पर विकसित देशों द्वारा दवाइयों का चिकित्सकीय परीक्षण होना एक आम बात हो गई है। लेकिन परीक्षण हो तो रहा है वह ठीक है, लेकिन इसमें मुद्दा यह आ जाता है कि प्रायः अनुसंधान की सूचना व्यक्ति को नहीं दी जाती। कागजी भाषा ऐसी होती है कि जिस पर अनुसंधान हो रहा है वह व्यक्ति उस भाषा को समझ नहीं पाता, और रिसर्च होने के बाद
मरीजों के प्रति कंपनी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। अब इन सब समस्याओं का समाधान यह है कि अनुसंधान या रिसर्च से संबंधित सभी मुद्दों पर स्पष्ट आचार संहिता होनी चाहिए। मरीजों को उनकी भाषा में ही अनुसंधान की पूर्ण जानकारी देनी चाहिए और अनुसंधान के बाद चिकित्सकीय सुविधा भी दी जानी चाहिए और अनुसंधान से संबंधित संभावित खतरों के बारे में जानकारी भी दी जानी चाहिए उन्हें। साथ ही साथ आर्थिक सहायता पर कानून हो और एक नियामक निकाय का गठन भी किया जाना चाहिए। अब अगला मुद्दा आता है हथियारों की फंडिंग। इसमें जब एक देश दूसरे देश को हथियारों की फंडिंग करता है तो वह कार्य नैतिक भी हो सकता है और अनैतिक भी। लेकिन जब कोई देश किसी आतंकी संगठन को हथियारों के लिए फंडिंग करता है तो वह कार्य अनैतिक ही माना जाएगा। अगला मुद्दा है मानवाधिकार के लिए फंडिंग। जिसमें सच में मानवाधिकार के लिए फंडिंग होती है वह कार्य तो नैतिक माना जाएगा, लेकिन या फिर दिखावे मात्र के लिए मानवाधिकार की फंडिंग हो रही है, मतलब उसकी आड़ में या तो किसी सत्ता के प्रति या सरकार के प्रति जनता में अविश्वास के लिए उस फंडिंग का यदि यूज़ किया जा रहा है तो ऐसे मुखौटे मात्र की मानवाधिकार के लिए फंडिंग अनैतिक मानी जाएगी। तो ये सारे मुद्दे थे इंटरनेशनल फंडिंग से जुड़े मुद्दे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं रोकते हैं। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।